गुड मॉर्निंग ऑल. आपण मागचा प्रॉब्लेम जे आहे तर आता जस्ट एकदा रिकॅप करून घेऊ. सेम प्रॉब्लेम आपला चालू आहे आणि त्याच्या काही स्टेप्स झाल्यात, तर ते प्रॉब्लेम एकदा रिकॅप करून घेऊ आणि त्याच्यानंतर आपण स्टार्ट करणार पुढची स्टेप. तर प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेलं होतं की स्पॅन 8000 mm, सपोर्ट ची थिकनेस आहे 300 mm, इम्पोज लोड दिलेला आहे 7 kN पर मीटर. आणि त्या बेसिस वरती आपल्याला काय करायचं, आपल्याला डिझाईन करायचं. डिझाईन करणं म्हणजे काय, की आपल्याला विड्थ कॅल्क्युलेट करणं किंवा अज्युम करणं, इफेक्टिव्ह डेप्थ कॅपिटल डी म्हणजे टोटल डेप्थ, एरिया ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील आणि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, या गोष्टी ज्या आहेत तर हे अननोन्स आहेत आणि आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करणं. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण अझम्पशन पासून स्टार्ट केलं. अझम्पशन मध्ये आपण Fe415 हा ग्रेड ऑफ स्टील आणि M20 हा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट घेतलं. नेक्स्ट मग आपण इफेक्टिव्ह स्पॅनचं कॅल्क्युलेशन केलं अकॉर्डिंग टू IS कोडचा क्लॉज. आपण हा 22.2 बघितला आणि त्याच्यावरून आपण क्लिअर स्पॅन प्लस डी आणि सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन सपोर्ट या दोनपैकी जो कोणता लोअर व्हॅल्यू राहील, या दोघांपैकी जी कोणती कमी व्हॅल्यू असेल ती कमी व्हॅल्यू घेऊन आपण काय करणार, आपण कन्सिडर करणार इफेक्टिव्ह स्पॅन. त्याच प्रकारे पर्सेंटेज ऑफ स्टील आपण कॅल्क्युलेट केलं. पर्सेंटेज ऑफ स्टील कॅल्क्युलेट करताना आपण काय केलं की हे 75 to 80% आपण म्हटलेलं आहे पीटी लिमिटेड. सो याच्यामध्ये पर्सेंटेज ऑफ स्टील M20 आणि Fe415 साठी आपण काय घेतलेलं आहे, पीटी लिमिटेडची जी व्हॅल्यू आहे तर ती पीटी लिमिटेडची व्हॅल्यू आहे 0.96. ओके ओके सो M20 एंड Fe415 इसके ऊपर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट किया है पीटी लिमिटेड से हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ स्टील, दैट इज पीटी, वो आ गया हमारा 0.72. ये होने के बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना था. तो इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमें ये जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू हमें कितनी मिली है. परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट वो मिली है 0.72. वो मिलने के बाद में हमने ये जो फिगर नंबर 4 है IS 456 का, उसके ऊपर से हमने FS का वैल्यू लिया. FS का वैल्यू हमारा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया. उसके बेस के ऊपर में हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने देखा है. मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो L/D रेशो था, L/D रेशो ये 20 था. 20 से हमें 1.1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वो 22 आया और उसके बेसिस पे इफेक्टिव डेप्थ का कैलकुलेशन हमें मिला. जो हमने अज्यूम किया था 400 mm, उससे थोड़ा कम आया है. मतलब उतनी वैल्यू हमें लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप वो भी वैल्यू लेके जाते हैं, कंटिन्यू आप जो भी कुछ स्टेप्स है उसका कैलकुलेशन करते हैं तो भी चल जाएगा. ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी यहाँ पे 365 आया है, लेकिन आपने तो अज़म किया था 400 मतलब ये तो हायर साइड में है. हायर साइड में होने की वजह से आप इसको ये वैल्यू लेकर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो अगर 365 के बदले अगर या हमने 400 mm अज्यूम किया था, 400 mm अज्यूम करने के बदले हमने सिर्फ 300 mm अज्यूम किया होता, तो यस 300 mm मतलब ये कम है. ओके 300 mm मतलब ये कम है. तो जैसे कि हमने देखा है कि सपोज कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को अगर अमरावती से नागपुर जाना अगर है, ठीक है,
तो वो क्या करेंगे, वो एक तो भी एक बड़ी गाड़ी बुक करेंगे, ठीक है। अल्ट या कोई तो भी ऑटो से तो नहीं जाएंगे वो लोग, ऑटो से तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग बैठेंगे, 10 लोगों को अगर बैठना है तो तो वो ऑटो से जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने बुक किया है, शिवशाही बुक की है उन्होंने, या कोई तो भी बस बुक किया है, तो बस में तो कम से कम 20-30 लोग जा सकते हैं। बस में कितना जाएंगे? 20-30 लोग जाएंगे आराम से, उससे भी ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो अगर 10 ही लोग हैं तो 10 लोगों से तो कैसे भी वो बस चली जाएगी। लेकिन उससे अगर आपने कम लिया है, आप लोग 10 लोगों को जाना है और लेकिन सिर्फ आपने ऑटो आपने अरेंज किया है, तो वो तो नहीं चलेगा। किसी को तो भी छत पे बैठना बैठना पड़ेगा, या किसी को तो भी और कुछ सहारा लेना पड़ेगा और वैसे जाना पड़ेगा, वो तो नहीं पॉसिबल। ओके। उसी तरह से अगर आप कम वैल्यू अज्यूम करते हैं, तो कम वैल्यू अज्यूम करेंगे तो जाना होगा क्या? नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर है 400 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी हमने सेफर साइड के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसी प्रॉब्लम उसी वैल्यू को लेके हम आगे की स्टेप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी की वजह से हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, हमने फिर से कैलकुलेट किया इफेक्टिव स्पैन जो है, हमने फिर से कैलकुलेट किया और वो चेक किया। और वो 8000 है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8000 से ही हमें आगे जाना है। अब ये था स्मॉल डी में हमने अगर कवर ऐड कर लिया, 50 का कवर दे देना है। 50 का कवर मतलब अभी इसके पहले में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा टोटल डेप्थ हो गया 415 और फिर हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया है बी की वैल्यू अज्यूम किया है, विड्थ हमने अज्यूम किया है। अज्यूम हम लोग 230 भी कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं और 300 भी कर सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन जनरलाइज्ड इसमें 230, 250 या 300 में हम विड्थ जो है, विड्थ हम लेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे कि 250 हमने अज्यूम किया, अभी हमें चेक करना है कि बी बाय डी का रेशियो कितना होना चाहिए। बी बाय डी का रेशियो 0.5 to 0.67 है क्या? अगर इन दोनों के बीच में है तो बी बाय डी रेशियो, अगर ये 0.5 to 0.67 के बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अजम्पशन है कि जो हमने विड्थ अज्यूम किया था 250 हमने अज्यूम किया था, तो वो सफिशिएंट हो गया। तो क्या हो गया? वो सफिशिएंट हो गया। तो नेक्स्ट इसमें मतलब अभी हमारा बी भी कैलकुलेट हो गया है, डी भी कैलकुलेट हो गया है। तो अभी नेक्स्ट क्या है? तो अभी नेक्स्ट है डेड लोड और टोटल डिजाइन लोड और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, ये ध्यान में रखना है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके यूनिट हमेशा याद रखना है, किलो न्यूटन और है मीटर क्यूब। इसके हिसाब से ही हमने अभी तक के जो कैलकुलेशंस किए थे वो तो हमने एमएम में कैलकुलेट किया था। तो ये एमएम को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 250 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.25 हो गया। 415 को कन्वर्ट करते हैं तो 0.415 हो गया। ये तो ऑलरेडी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है। तो ये आ गया 2.59 किलो न्यूटन पर मीटर। इम्पोज लोड हमारे प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया है, तो इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद में जो कुछ लोड मिलेगा वो हो गया टोटल लोड, ठीक है। हमने इसके पहले में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब हम थोड़ा सा सेफ चल के जाते हैं, ठीक है। सेफ चल के जाते हैं हम लोग की, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वर्कमैनशिप में प्रॉब्लम होता है, कुछ मटेरियल में प्रॉब्लम होता है, या तो कभी कुछ लोड ज्यादा दे देते हैं, जो भी कुछ उस पर्टिकुलरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके हम जाएंगे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा है 1.5। ये पर्टिकुलरली 1.5 याद रखना है। तो ये फैक्टर लोड, ये इसको बोलेंगे, जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, अगर हमने टोटल लोड को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया फैक्टर लोड। उसको क्या बोलेंगे? पहले ये था सिर्फ लोड, पहले क्या था? ये सिर्फ लोड था या टोटल लोड था, उसको अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी
फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम क्या हो गया, अभी फैक्टर लोड हो गया। क्या हो गया, फैक्टर लोड। तो अभी ये फैक्टर लोड के लिए जैसे कि हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल अगर है, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अगर यूडीएल है, इसका जो लोड है वो आएगा 14.385 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्पैन है वो स्पैन है 8 मीटर का स्पैन है। अगर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है W इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। आप रिकॉल कीजिए, हमेशा आपको रिकॉल करना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बुक्स आप हमेशा आपके पास में रखना है हमें। और जो भी कुछ जैसे कैंटिलीवर बीम हो गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया है, उसका शियर फोर्स कितना रहता है, बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा, उसका एक टेबुलर फॉर्म आपके जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पे एक तो भी पेज आप बना के वहां पे उसको स्टिक कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रहेगा WL²/8। अभी ये हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है कि ये हमें डायरेक्टली यूज करना है। अभी फिर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ना है हमें, नहीं तो आप जाएंगे फिर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ो फिर, और फिर ये निकालो, ये हो गया, ये यहाँ पे रिएक्शंस आ गए, ये लोड हो गया, फिर इसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, ये नहीं लेना है। डायरेक्टली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है वो उसका डायरेक्टली अप्लाई करना है, उसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली अप्लाई करना है। ठीक है, आप अगर आप जो बचपन में अगर आपको कैलकुलेट करना या आपको कुछ पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ते हैं, LOADS। अभी भी आप ऐसे पढ़ते हैं क्या, LOADS? नाम बताओ, नाम अगर है चलो ऋषिकेश है, नाम क्या पड़ेगा वो, RUSHIKESH ऐसा बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी पता है उसको, उसका जो नाम का स्पेलिंग अभी डायरेक्टली ऋषिकेश हो गया है। तो उसी तरह से आपको ये भी याद रखना है, जो पहले के कंसेप्ट है वो डायरेक्टली आपको इस्तेमाल करना है। अभी फिर से आप बच्चे की तरह वैसे अगर बोलेंगे कि अभी सपोज कि अगर दूसरा कोई है, अनिकेत है, तो वो फिर से बोलेगा भाई आपका नाम क्या है, वो बोलेगा ANIKT, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेगा ना, वो तो बोलेगा अनिकेत है मेरा नाम, सरनेम क्या है, DANGE, ऐसा बोलेगा क्या कोई, नहीं बोलेगा। तो फिर ऐसे यहाँ पर भी कंसेप्ट क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। What is the maximum bending moment for simply supported beam subjected to UDL? फिर से कैलकुलेट करने बैठेंगे, नहीं, इसको डायरेक्टली लेना है आपको, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है WL²/8। इस तरह से ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये जो पहले के कंसेप्ट है, नहीं याद रह रहे तो आप कुछ उसका शॉर्ट में कुछ तो भी उसका जो जो कुछ आपको नहीं इस्तेमाल रह रहा है, सिंपल है, कोई तो भी एक पेज लो, अच्छा सा पेज लो, घर पर भी अच्छा लगता है कि चलो भाई बच्चा पढ़ रहा है। नहीं तो बच्चा अगर सपोज कि कोई तो भी कंप्यूटर पे है या लैपटॉप पे है या मोबाइल में है, ठीक है, ईयरफोन आपके कान में है, लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, ये लगता नहीं है ना वैसे, वो पढ़ रहा है या सिर्फ जूम मीटिंग चालू कर दी है और फिर कोई तो भी मूवी देख रहा है, या तो फिर फेसबुक पे चैटिंग कर रहा है या व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, ये किसको पता, राइट। तो इसका डायरेक्टली अभी इस्तेमाल कर दिया हमने WL²/8, इसको डायरेक्टली हमने 14.385 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हमने किया 8² डिवाइडेड बाय 8, इसको हमने डायरेक्टली 8 ले लिया, तो इसका कैलकुलेट करके देखना चाहिए अपने 115.08 किलो न्यूटन पर मीटर आता है कि नहीं। तो हमने यहाँ तक देखा था। अभी नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे, तो ये यहाँ पे हो गया, डेड लोड कैलकुलेट कर लिया है, टोटल डिजाइन लोड कैलकुलेट कर लिया, बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट है
कि हमें इफेक्टिव डेप्थ जो हमने कैलकुलेट की थी, तो वो इफेक्टिव डेप्थ अकॉर्डिंग टू आईएस कोड वो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट आपको आईएस कोड का एक पेज आपके सामने ओपन करता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो अभी आईएस 456 में अगर आप जाएंगे तो एनेक्सर जी है। ठीक है, एनेक्सर जी है, ये पेज नंबर 96 के ऊपर में। पेज नंबर 96 पे जाओ तो यहाँ पे आपको एनेक्सर जी मिलेगा। एनेक्सर जी में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया है इफ द वैल्यू ऑफ एक्स यू बाय डी इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of the section is given by the following expression, that is mu limiting is equals to 0.36 xu max by d into 1 minus 0.42 xu max by d into bd square fck। तो अभी ये फॉर्मूला कैसे आया है हमने पिछले लेक्चर्स में देखे। तो बेसिकली अभी डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। अभी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ दिया गया है, यहाँ पे दिया है एनेक्सर जी में दिया है पेज नंबर 96 के ऊपर में। बस ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली इस्तेमाल करना है। एक्स मैक्स बाय डी, बी डी स्क्वायर, एफ सी के, एम यू लिमिटिंग, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम फिर से ये रेफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिजाइन कर रहे हैं हम बीम का डिजाइन कर रहे हैं, तो एज अंडर रेनफोर्स करके हम इसको क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, अंडर रेनफोर्स या तो फिर बैलेंस सेक्शन, इस तरह से हम इसको अज्यूम करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स। एक्स यू बताया आप लोगों को कि अगर ये बीम है, बीम में यहाँ पे अगर रेनफोर्समेंट है तो यहाँ पे उसके वजह से एक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस आप लोगों को पता है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे ये जो रहेगा, इसका जो डेप्थ रहेगा दैट इज एक्स यू, और ये एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कहाँ तक जाएगा। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं ये एक्स यू
इज नथिंग बट एक्सयू मैक्स। अगर ऐसे हम अज्यूम करते हैं तो इसके हिसाब से फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या जो हम लोगों को एमयू कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे एमयू कैलकुलेट किया है कि नहीं, यहाँ पे हमने एमयू कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये एमयू इज इक्वल्स टू हम अज्यूम कर रहे हैं कि एमयू लिमिट ये हो जाएगा। मतलब आपको क्या अज्यूम करना है, डायरेक्टली ये जो आपने यहाँ पे एमयू लिया है इसको डायरेक्टली यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सयू मैक्स बाय डी, ये हमें M20 और Fe41 का 415 के ऊपर से हमें पता चलेगा। बी मतलब विड्थ, स्मॉल डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ, एफसी के मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, अब ये जैसे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, आप अभी से अगर चालू कर दे तो ये जैसे हम टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं कि ये कोई कोड वर्ड नहीं है। तो ये क्या है, ये बी आ गया, एफसी के आ गया, ये क्या कोड वर्ड से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कोई कोड वर्ड से बात नहीं कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इसको क्या किया हुआ है, हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, कैसा इसका एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। आप लोगों को नहीं याद रहता है तो बहुत आसान तरीका है, इसको एक तो 3 से 4 बार आप रोज लिखते जाओ। बी मतलब क्या, डी मतलब क्या, एफसी के मतलब क्या, व्हाट इज एक्सयू मैक्स, व्हाट इज एक्सयू, एमयू लिमिटिंग क्या है, ये सब चीजें अगर आप चालू करेंगे, ठीक है, अगर आप ये सब चीजें चालू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये ध्यान में रहेगा, नहीं करेंगे तो नहीं ध्यान में रहेगा। हम डायरेक्टली अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी इसका डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हम लोग फिर से नहीं जाएंगे कि सर ये एक्सयू मैक्स क्या है, एक्सयू मैक्स बाय डी क्या है। आप आगे के पहले के जो वीडियोस है एक बार रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या दिया है। ठीक है, एनी हाउ ये जैसे हमें पता है एमयू ये मोमेंट है, और ये यू क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये बेसिकली फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को हम एमयू बोलते हैं। एमयू और एमयू लिमिटिंग ये एक है, ऐसा हमने अज्यूम करते हैं, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और उसके ऊपर से जैसे ही हमने यहाँ पे एनेक्सर जी में, ये फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एनेक्सर जी में हमने ये जो फॉर्मूला हमने देखा है पेज नंबर 96 के ऊपर में, ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला का हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो सिंपली राइट डाउन इट 4 to 5 टाइम्स डेली, जब तक कि आपको याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करो। आपको नहीं पता है यहाँ पे चीजें क्या है, ये एक्सयू यहाँ पे दिया हुआ है, इधर ही दिया है सब कुछ जो चीजें है। एक्सयू क्या है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, एफ वाई क्या है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट, एएसटी क्या है तो एरिया ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आप हमेशा आपको इसको लिखने की प्रैक्टिस करो। एफसीके कैरेक्टरिस्टिक compressive strength of the concrete, characteristic compressive strength of the concrete. MU limit, limiting moment of resistance of section without compression reinforcement. XU max, limiting value of XU. ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। तो लेट अस गो बैक टू द डिजाइन स्टेप। तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, अभी हमने एमयू कैलकुलेट कर लिया है। एमयू हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि जो कुछ हमने इफेक्टिव डेप्थ लिया है तो इफेक्टिव डेप्थ ये जो भी कुछ मोमेंट आएगा तो मोमेंट को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डेड लोड कैलकुलेट करना है। तो डेड लोड कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेट ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट कितना है, तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी देख लीजिए, ये ऑलरेडी क्लॉज नंबर 19.2.1 पे है। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे इम्पोज लोड ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 9.59। ठीक है, और अभी ये फॉर्मूला को लेके अभी यहाँ पे देखना है कि अगर हमारा ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, ग्रेड ऑफ स्टील अगर हमारा 415 है, ठीक है,
अगर हमारा ग्रेड ऑफ स्टील 415 है तो उसके लिए एक्स मैक्स बाय डी, ये हमने इसके पहले में देखा है कि ये इसकी जो वैल्यू है, ये भी एक टेबल है कि ये टेबल अगर आपके पास में, अगर आप अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अगर आप इसका एक्स मैक्स बाय डी अगर आपके पास में है तो ये आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो 0.479 या 0.48, ठीक है, 0.479 ये एक्यूरेट है, या तो फिर आप 0.48 भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया एक्स मैक्स बाय डी। तो अभी यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है डी कैलकुलेट करना है। तो डी हमारा इसके पहले में जो हमने अज्यूम किया था, इसको भी फिलहाल में यहाँ पे पुट नहीं करना है। बाकी के जो भी कुछ विड्थ है, एक्स मैक्स बाय डी है, एफसीके है, तो ये सब अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि एमयू लिमिटिंग, अभी ये एमयू लिमिटिंग का ये देखिए, अभी हमारे पास में क्या आया है, 115.08 किलो न्यूटन मीटर, 115.08 किलो न्यूटन मीटर। अगर हम किलो न्यूटन को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 10⁻³ न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन। अगर आप मीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 10⁻³ mm। ओके, फिर से 1 बाय 1 छोटी छोटी चीजें हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये पिकअप करते हैं, वहां से हम उसका फॉर्मूला पिकअप करते हैं, यूनिट्स हमें याद रखना है। तो ये छोटी चीजें हैं, जैसे कि आपको हमेशा यूनिट कन्वर्जन तो आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आपके पास में रहना चाहिए। किलो न्यूटन टू न्यूटन कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर टू mm को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम 115.08 को न्यूटन mm में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यह आएगा 10⁻³ और 10⁻³ मतलब कितना आएगा, ये 10⁻6 न्यूटन mm में कन्वर्ट हो गया। ये किलो न्यूटन को हमने क्या किया, न्यूटन में कन्वर्ट किया, मीटर को हमने क्या किया, 10 mm में कन्वर्ट किया, तो 10⁻³ 10⁻³ अब ये मैथ्स का कंसेप्ट 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं होगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं होगा, ये 3 + 3 आएगा, और उसके वजह से यहाँ पे 10⁻6 न्यूटन mm इतना आएगा, ठीक है। तो ये आप वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, 0 पॉइंट मतलब ये कितना आएगा अभी यहाँ पे 115.08 115.08। अब ये हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों न्यूटन mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एफसीके ये हमारा न्यूटन में है, न्यूटन पर mm² में है, न्यूटन पर mm² इसका यूनिट रहेगा। एफसीके मतलब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। So characteristic strength of the concrete, ये हमने अज्यूम किया है FCK एज 20 न्यूटन पर mm²। 20 न्यूटन पर mm², क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम किया है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट ये कितना है M20, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट हमने अज्यूम किया है M20, उसके वजह से ये जो 20 है 20 न्यूटन पर mm², ये उसका क्या हो गया, FCK वैल्यू हो गई, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो उसके वजह से हमने एक यूनिट में न्यूटन और ये mm, इस टर्म में हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। तो 10⁻6 इज इक्वल्स टू ये है 0.36 मल्टीप्लाइड बाय
एक्स यू मैक्स बाय डी, ये आ गया है 0.48। ये डायरेक्टली ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है, उसके लिए ये याद रखना है। सो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.42 multiplied by 0.48 और फिर अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू अभी ये न्यूटन और mm के बीच में, न्यूटन और mm को लेके अगर हम जाएंगे तो ये b की वैल्यू है 250, राइट। 250 हमने ऑलरेडी अज्यूम किया है, इसके पहले में देखे हुए। मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड बाय एफसी के कितना है, तो एफसी के है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अभी इसको अगर किसी को कैलकुलेट करना है, इसको अगर किसी को कैलकुलेट करना है डी स्क्वायर की वैल्यू, अगर किसके पास में कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, डी की इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में। $408.44. हाँ, एकदा चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा टाइप करून टाका। येस, ओके ओके। ओके, अजून कोणी कॅल्क्युलेट करून पहा। हा, तुमचा जो शॉर्टकट आहे की इथे ऑलरेडी 1-2 जणांनी व्हॅल्यूज टाकलेली आहे, तर तुम्ही ते लिहून पाठवू शकता की सर इतकी आलेली आहे, बट दॅट इज द शॉर्टकट आणि ते शॉर्टकट घेऊन तुम्हाला काहीच मिळणार नाही। तुम्हाला ऍक्च्युअली स्वतःला कॅल्क्युलेट करून बघावं लागेल की ती कॅल्क्युलेटर मध्ये ती व्हॅल्यू येत आहे का। 408.44 च्या नियर अबाउट व्हॅल्यू जर येत असेल तर आन्सर इज राईट। ओके, सो डी ची व्हॅल्यू राहील आपली 408.44, राईट। किंवा काही समजा आता इथे कोणी जर समजा 0.479 नी सॉल्व्ह केलं असेल तर होऊ शकते काही डिजिट्स इकडे तिकडे। आणि आता ही व्हॅल्यू एक्झॅक्टली आपल्याला घ्यायची नाहीये, त्याला थोडंसं राऊंड अप करायचं। राऊंड अप करणं म्हणजे काय की त्याला थोडंसं वाढवून देणं, ठीक आहे, त्याला थोडंसं वाढवून त्याची व्हॅल्यू आपल्याला सांगायची आहे। जसं आता इथे 408 आलेली आहे, तर 408 जर व्हॅल्यू आली असेल तर टेक इट 410। ओके, नाउ डू वन थिंग, येस 410 अप्रॉक्सिमेटली, येस राईट। तर एक काम करा आता, या मीटिंग मधून लॉग आउट व्हा आणि पुन्हा मीटिंग जॉईन करा, कारण की आपला वेळ संपत आहे। आपण कंटिन्यू करतोय सेकंड लेक्चर।